उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जिला सहारनपुर में खास तौर से जिला पंचायत चुनाव है। तो जिला पंचायत चुनाव के लिए अभी एक जहां से जिसे लड़ना है वो नाम इंशाल्लाह लिखवा देंगे, और जो लोग नहीं आ पाए, जो लड़ना चाह रहे कुछ नाम हमारे पास भी आए हुए, उनके भी एक लिस्ट में लिख लेंगे कौन कौन से वार्ड में कौन कौन भाई लड़ना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनकी बाकायदा लिस्ट बना के लगा। गुजरात नगर चुनाव में शानदार जीत के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बंगाल चुनाव पर जहां नजर है, तो वहीं जिला पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में नजरें टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पार्टी काफी मजबूती की स्थिति में है। मुसलसल कई वर्षों से वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता जमीन को मजबूत कर दिए हैं। बताते चलें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कई दफा दौरा हुआ और पार्टी को उससे काफी मजबूती मिली है। वहीं कई पार्टियों के साथ गठबंधन कर वहां पर स्थिति ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अब जिला पंचायत चुनाव इस वक्त है और पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने के लिए तैयार है। वहीं पार्टी अपना उम्मीदवार को सर्वे कर रही है और साथ ही साथ मजबूत उम्मीदवार तलाश रहे हैं। इस वक्त जो स्थिति उत्तर प्रदेश का दिखाई दे रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है 2022 में बड़ी मजबूती के साथ पार्टी उभरेगी, लेकिन उससे पहले बंगाल चुनाव सुर्खियों में है। बंगाल चुनाव टेलर साबित होगा उनके लिए और बंगाल में कई मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरह देखा जाए कि बंगाल के ऑब्जर्वर माजिद हुसैन लगातार वहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो रणनीति तैयार करने में लगा है अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस वक्त माजिद हुसैन कई दफ़ा अपने बयानों में कहे कि बंगाल में कई पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है और होने वाला है, लेकिन अब तक वहां पर कोई खबरें नहीं आया है कि किसी भी दल उनके साथ गठबंधन करने को तैयार है। जिस तरह से वहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का गठबंधन लोगों की जुबान पर थी, लेकिन अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का बयान इस तरह से आना जब शुरू हुआ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वहां पर उनके साथ राब्ता नहीं कायम की। बहरहाल इस तरह से अब्बास सिद्दीकी ने अपने बयान देने के बाद अपने तरफ से उन्होंने पल्ला झाड़ दी और साथ ही साथ कांग्रेस और लिफ्ट के साथ शामिल हो गए और इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 लड़ने को तैयार हो गए। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अब अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त जो है मजलिस के पूरी टीम वहां पर पहुंच गई है और सियासी अपना रणनीति तैयार करने में लगे हैं। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त बड़ी मजबूती के साथ है। अब बंगाल चुनाव के लोगों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से वहां पर किस पार्टी को इस बार जो है मौका देगी। वहां पर जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं पर लगातार लोग वहां के कई पार्टी दावेदार कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस लिफ्ट के गठबंधन अब्बास सिद्दीकी की पार्टी वो भी मुस्लिम वोटों को दावेदारी कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी भी मुस्लिम वोटों पर दावेदारी कर रही है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी वहां पर मुस्लिम और दलित को लेकर के काम कर रही है और वो भी अपने दावेदारी पेश कर रही है। जिस तरह से अभी बंगाल की सियासी माहौल देखा जा रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बिहार में खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 5 सीट जीतने के बाद बंगाल में एक माहौल बन चुका था, लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के साथ उनका गठबंधन होना है, लेकिन अब्बास सिद्दीकी बहुत ही जल्दबाजी में उन्होंने फैसला लिया और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ हो गए। एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार बंगाल दौरा किए और फुरफुरा शरीफ पहुंचकर अब्बास सिद्दीकी को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिए और उनकी पार्टी को भी काफ़ी लोग जानने लगे और साथ ही साथ अब उनके इस तरह से बयान आना अब ऐसा लगा कि एमआईएम के साथ धोखेबाजी की है और इस तरह से लोगों की जुबान पर वहाँ मौजूद बहस है कि अब्बास सिद्दीकी के इस तरह से धोखेबाजी एमआईएम के साथ नहीं करनी थी। बहरहाल अब बंगाल के लोगों को किस तरह की बदलाव की ज़रूरत है वो बंगाल के लोगों पर निर्भर करता है। एक तरफ कांग्रेस लिफ्ट और अब्बास सिद्दीकी है तो दूसरी तरफ टीएमसी है और तीसरी तरफ एमआईएम पार्टी वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
अब बंगाल के लोगों पर निर्भर करता है कि वो सियासी लीडर किसे तलाश करे, पीरजादा को तलाश करे या ममता के साथ में रहे या उनके सियासी रहनुमा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो। असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और साथ ही साथ इस वक्त देश भर के सुर्खियों में है और खासी जहां वो जाते हैं वहां का चुनावी माहौल गर्म हो जाता है और साथ ही साथ वहां सुर्खियों बन जाता है। इस वक्त जिस तरह से बंगाल चुनावी माहौल है, अब वहां पर सियासी समीकरण अब तैयार करने में लगे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वहां पर एंट्री होगा और अपने पार्टी के प्रत्याशी तलाश करेंगे, जमीन तलाश करेंगे और चुनाव 8 चरणों में है। इन मुद्दों को लेकर के लगातार वो बहुत तेजी से साथ काम कर रही है और साथ ही साथ उनके साथ कई मसले और कई चुनौती भी सामने आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी के एजेंट का मुद्दा हो या उनको एंट्री ना होने का मुद्दा हो, इस तरह के सामने आ रहा है। ये बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती होगा क्योंकि पहली दफ़ा जब वहाँ पर सभा करने को तैयार हुए तो उस वक्त भी वहाँ पर परमिशन न दिया और अब दूसरे सभा करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। अब लग रहा है कि दूसरे सभा में किस तरह के सभा करेंगे और वहाँ के लोगों के पास पहुंचकर अपनी बात को रखने में कितने कामयाब हो सकते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बंगाल चुनाव सुर्खियों में है। अब गुजरात चुनाव के बाद बंगाल चुनाव में उनका निगाह है और बंगाल बड़ी मजबूती के साथ इरादा बनाए थे, लेकिन वहाँ पर दिन ब दिन वहाँ जो करीब होते जा रहा है चुनाव, अब वहाँ का दिन ब दिन बदलते जा रहा है। कहीं अब्बास सिद्दीकी को सुर्खियों में लाकर अब अब्बास सिद्दीकी का धोखा मौजूए बहस है। फिलहाल जो है वहाँ पर बंगाल के लोगों की निगाहें मजलिस की एंट्री को है और मजलिस की वहाँ पर मजबूत होने के लिए रणनीति तैयार करने में लगे हैं। फिलहाल जो है मजलिस इस वक्त जो है कई कामों पे सुर्खियों है। एक तरफ आयशा मामले में लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक काफ़ी चर्चे में है। आयशा मामले में उन्होंने जिस तरह से 63वीं वर्षगांठ के MIM के मौके पर उन्होंने जो बातें कही, देश में झकझोर दी और साथ ही साथ एक देश को, देश भर के लोगों के लिए एक संदेश भी गया और वो संदेश इस वक्त मौजूद बहस है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है सियासत के साथ साथ सामाजिक जो है बदलाव लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको खास स्पीच हम आज सुनाएंगे जो इस वक्त लाखों लोगों का और करोड़ों लोगों का ये स्पीच पसंद है, जो आयशा मामले में इस वक्त सुर्खियों में बना है कि अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकशी कर ली। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है, बीवी पर को मारना मर्दानगी नहीं है, बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगे अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इक़दाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी अल्लाह तुमको गारत करे, तुम लोगों को। हर बाप की तकलीफ तुम नहीं समझ सकते अगर कोई बाप खबर में जाता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हैं और अपना हाथ पकड़कर धीमी सी आवाज में कहते हैं, असद साहब बच्ची की शादी है, इंतजाम करा दो, मरने से पहले कुछ हो जाए। क्या हो रहा है इन लोगों को? कितने औरतों को तुम मारोगे? कैसे तुम मर्द हो जो बच्चियों को मार रहे हो, उनकी जानें ले रहे हो? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? और ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जहेज का मुतालबा करते हैं, हामिला बीवियों को ढकेलते हैं और बाहर निकलकर अपने आप को बड़ा फरिश्ता कहलाते हैं। अरे याद रखो, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो मगर अल्लाह को नहीं देख सकते। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह समझ रहा है और अल्लाह जरूर मजलूम का साथ देगा, अल्लाह मजलूम का साथ देगा। मैं उन तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अच्छा है। बेहतरीन अखलाक उसके हैं जो अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करेगा। याद रखो, अगर तुम अपनी बीवियों को मारोगे तो कल यही मार का तुमको हिसाब हशर के मैदान में देना पड़ेगा। जो मुसलमान हैं, बताओ मेरे को एक मिसाल दो कि हमारे नबी, हमारे रसूल, जिनके नाम के खैरात का सदका हम खाते हैं, क्या उन्होंने कभी हमारी उम्मत की माओं को मारा? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दो। तुम कहते हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, अरे शर्म से डूब मरो। तुम रसूल अल्लाह के उम्मती हो और अब बच्ची को मारते हो, उस बच्ची से जहज का मुतालबा करते हो। अरे इस्लाम में जहज का मुतालबा करना हराम है, हराम है, हराम है। तुम सुअर का गोश्त भी नहीं खा रहे, बल्कि तुम हराम काम कर रहे हो। खत्म करो ये जहज को। क्या लेके जाओगे खबर में? हैदराबाद की, दखन की तारीख भरी पड़ी है, महलात हैं बादशाहों के, उनके मकबरे पर आज फूल डालने वाला कोई नहीं है। क्या लेके जाओगे तुम किसी बच्ची पर जुल्म करके? कितनी दौलत तुमको चाहिए? जुल्म करे उस बच्ची पर, तकलीफ होती है, शर्मिंदगी होती है। सोचो इस बात को, खत्म करो इन बुराइयों को अपने माशरे से। बच्चियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए कह रहा हूं, बल्कि दुनिया को बता रहा हूं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बेटी से मिलने जाते, शहजादी जन्नत से, या वो आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के लिए खड़े हो जाते, बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। हजरत फातिमा के लिए पेशानी पर बोसा देते अपनी बेटी को। और तुम क्या कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मंजलिस के जिम्मेदारों की, मंजलिस के जिम्मेदारों का जलसा है। हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि पहले अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है, इसका खात्मा करो। हमारे महल्ले में हो रहा है, समझाओ उन लोगों को, समझाओ उन लोगों को। और मैं हमारी बेटियों से कहूंगा कि डरना नहीं, तुम हरगिज अपनी जान नहीं लेना, तुम कभी अपनी जान नहीं लेना, कभी नहीं लेना तुम अपनी जान। तुम जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी जान की कीमत है मेरी बेटियों। अगर तुम्हारा बाप तकलीफ में है तो हम भी तकलीफ में, मगर कभी अपनी जान मत लो। छोड़ो, लात मारो उस गधे को, उस जालिम को जो तुमको मारता है, तुमसे जहज का मुतालबा करता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, लात मारो उसको, कानून को इस्तेमाल करो। मत गुजारो ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी। क्या फायदा उस बाप पर, क्या बीत रही होगी जो वीडियो देखा होगा अपनी बच्ची की मौत का, जिंदा रहते हुए मर गया होगा अगर जिंदा है तो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बुराई का खात्मा हमको करना है, औरतों का साथ देना है। औरतों को हकीर मत समझो, औरतों का साथ दो, औरतों का साथ दो। इनको हमको माशरे में आगे बढ़ाना है। यकीनन जो हिजाब पहनते हैं कोई रोकता नहीं है, बुर्का हिजाब उनकी तरक्की की नहीं रोक सकता।